नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, विगत क्लास में हम लोग बाल विकास के इतिहास की पृष्ठभूमि को लेकर के परिभाषा, उपागम और प्रकृति क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे बाल विकास का ही एक टॉपिक मानते हैं। वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात अभिवृद्धि और विकास। क्या फर्क है अभिवृद्धि में, क्या फर्क है विकास में? मित्रों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की, या प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, या प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग साथ में पूरा वीडियो देखते रहिएगा। मित्रों देखिएगा, आज जहां मैं बात कर रहा हूं अभिवृद्धि, क्या है अभिवृद्धि, क्या है विकास? मित्रों, अपन जहां बात करें अभिवृद्धि की, तो अभिवृद्धि अपने आप में एक बहुत ही छोटा शब्द है। क्या शब्द है? बहुत ही छोटा शब्द है। छोटा शब्द इसलिए है क्योंकि अभिवृद्धि यह केवल बाह्य आवरण को दर्शाती है। बाह्य आवरण क्या होता है? ये केवल किसको दिखाती है? शारीरिक, या मैं इसमें यूं कहूं जैसे वजन, लंबाई, दांत, हाथ, पैर, मांसपेशियां, ये सारा का सारा जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसका हम मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसका हम मापन करें, वो क्या है? वो अभिवृद्धि है, जो कि एक निश्चित समय, कब? निश्चित समय पे आकर के मित्रों रुक जाती है, किशोरावस्था तक। यानी मैं यूं कहूं गर्भकाल से लेकर अभिवृद्धि प्रारंभ होती है, दिखाई हमको देती है शेषावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। शरीर का बढ़ना, हाथ पैरों का सक्रिय होना, हड्डियों का मजबूत होना, लंबाई, वजन, ये सब क्या है? ये वही चीज है जिनका मापन संभव है, जो हमें दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ मैं विकास की चर्चा करूं मित्रों। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ में सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास भी शामिल किए जाते हैं। जहां पर अभिवृद्धि का मापन संभव है, तो उसमें विकास में मूल्यांकन और मापन दोनों संभव है। मूल्यांकन और मापन इसमें दोनों संभव किए गए हैं। तो मित्रों, दोनों में क्या फर्क है, इस फर्क को हम लोग समझते हैं। देखिएगा, वर्धन, अभिवृद्धि का अर्थ, वर्धन का अर्थ शारीरिक विकास है। व्यक्ति के शरीर के आकार, लंबाई तथा वजन से होने वाले परिवर्तनों को वर्धन कहते हैं। वर्धन कहते हैं, जबकि परिवर्तन एक व्यापक, विकास एक व्यापक शब्द है। इस शब्द से एक और प्राणी ऐसे परिवर्तनों का बोध होता है जिसका मात्रात्मक मापन संभव है, जिसका मात्रात्मक मापन संभव है। अब दोनों में क्या अंतर है मित्रों? देखिएगा, अभिवृद्धि या ग्रोथ की बात मैं करूं, ग्रोथ का मित्रों मात्रात्मक होता है। जैसे बालक की लंबाई 5 फीट, 6 फीट, वजन 50 किलो, 60 किलो, जितना भी है, दांतों की संख्या, शारीरिक विकास कितना हुआ, तो उसका मापन हम लोग कर सकते हैं, मात्रा में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। जबकि
यह मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। विकास, बालक 6 फुट लंबा है, कितना सक्रिय है, यह गुण भी उसमें बताया जाता है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक मापन दोनों में संभव, विकास में संभव है। जबकि मध्य किशोरावस्था तक समय, इसका समय क्या है, समय है किशोरावस्था तक, यानी मैं बात कहूं मात्र 18 वर्ष तक जितना विकास होता है हो चुका होता है शरीर का। लेकिन विकास की बात मैं करूं, अभिवृद्धि 18 वर्ष तक आने के बाद में रुक जाती है, लेकिन विकास मित्रों जीवन पर्यंत जारी रहता है। विकास जीवन पर्यंत जारी रहता है। यह जन्म काल से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। आप यहां देखिएगा, अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। अभिवृद्धि मात्र शारीरिक परिवर्तन, चेंज ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के चेंज हैं, जो शरीर के परिवर्तन है, उसको दर्शाती है। बाल्यावस्था से मैं किशोरावस्था में आया तो मेरे शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए। जबकि विकास में मित्रों सभी सारे परिवर्तन शामिल किए जाते हैं, जिनमें सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास या मनोगत्यात्मक विकास को भी शामिल किया जाता है। तो ये विकास का मतलब होता है समग्र। आगे समझिएगा, वृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास प्रक्रिया का एक भाग होता है। मित्रों ये कोई स्वयंभू नहीं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यह केवल विकास का एक भाग, एक पार्ट है, एक प्रक्रिया है विकास की। विकास को जहां हम लोगों ने साध्य माना है तो अभिवृद्धि उसका एक साधन है। अभिवृद्धि विकास को हम लोगों ने लक्ष्य माना है तो अभिवृद्धि उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग, एक रास्ता, एक साधन है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं है, यह विकास का ही एक अंग होता है। जबकि विकास एकीकृत है क्योंकि वे सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। यह है विकास। आगे देखिएगा, संरचना में सुधार से संबंधित है। संरचना रचनात्मक या संरचनात्मक एक ढांचे के रूप में है, इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन बात विकास की करें तो मित्रों संरचना ये रचनात्मक है, तो विकास संरचनात्मक के साथ साथ में कार्यात्मक भी है। चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सोना, बैठना, संरचना में तो आएगा बॉडी, कार्यात्मक में आएगी बॉडी के द्वारा किए गए कार्य, फंक्शंस। जबकि माप का विषय है अभिवृद्धि, माप का विषय, हम फीता डाल के नाप सकते हैं बालक की लंबाई कितनी है, हम वजन कर सकते हैं कि बालक का वजन कितना है, हम दांतों को गिन सकते हैं कि बालक के मुंह में दांत कितने हैं, हम आंखों की ज्योति को क्लियर बता सकते हैं कि बालक में नजर कितनी तेज है या कमजोर है, बता सकते हैं कि बालक की हड्डियां कमजोर है कि मजबूत है, यह बता सकते हैं कि बालक में मसल्स कितने बढ़िया हैं नहीं है। एक बालक जब फौज में जाता है तो मित्रों उसका शारीरिक दक्षता का टेस्ट होता है, जो कि अभिवृद्धि के ऊपर होता है, विकास का नहीं है। शारीरिक दक्षता जहां पर बात आती है उसमें वजन भी होता है, उम्र का पड़ाव भी होता है, भार भी होता है, लंबाई, ऊंचाई, दांतों की संख्या, आंखों का, कानों का सारा मापन किया जाता है, वो अभिवृद्धि है। जबकि यह एक मूल्यांकन का विषय है, मापन का और मूल्यांकन का विषय जो है उसे विकास कहते हैं। इसका एवोल्यूशन संभव है, इसमें इसका मूल्यांकन एक निश्चित विधि के माध्यम से किया जा सकता है, जिसको मैंने बताया भी है पहले। वृद्धि वातावरण पर निर्भर है, जैसा बालक जिस वातावरण में रहेगा वैसा ही होगा। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में रहने वाले बालक आज भी रोगी पैदा होते हैं, कुबड़े पैदा होते हैं, बोने पैदा होते हैं, कुपोषित पैदा होते हैं। जबकि बढ़िया स्थान पर रहने वाले लोग, उनका शारीरिक विकास गजब का होता है, बढ़िया होता है। यह विकास वातावरण के साथ साथ जीवन दोनों पर निर्भर है। विकास वातावरण पे भी, वंश पे भी और जीवन के ऊपर भी निर्भर करता है। आगे देखिएगा मित्रों, तो यहां पर बात जहां पर हम लोग कर रहे थे, यही बात
विकास के लिए लागू, अभिवृद्धि और विकास के लिए लागू होती है। यहां पर देखिएगा मित्रों, ये एक बालक है, ये एक बालक है। इस बालक का, अब बात अभिवृद्धि की कर रहे हैं, इधर तो आएगा अभिवृद्धि, क्या होगी? अभिवृद्धि। दूसरा होगा इसका विकास। यहां देखिएगा मित्रों, अभिवृद्धि क्या हो रहा है? हमें दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। दिखने में क्या क्या है? इसके हाथ हैं, इसके मुंह है, पैर हैं और इसका सीना है, हर चीज आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यह दृश्यमान नहीं है। इसका मूल किससे संबंध है? मस्तिष्क से है, आंतरिक भावनाओं से है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसका एक समय निश्चित है। समय क्या है इसका? निश्चित है, जबकि इसका समय अनिश्चित है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह मित्रों रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक का मतलब होता है संरचना, एज ए ढांचा। अब ढांचा का जो कार्य होता है, तो ये क्या है? ये कार्यात्मक है, या मैं यूं कहूं व्यवहारात्मक। जैसे चलना, बोलना, सुनना, लिखना आदि क्या आएंगे? इसमें आएंगे। इसका मित्रों क्या हो रहा? माप सकते हैं, तो इसका मापन भी संभव है। इसमें बात करते हैं तो मित्रों मापन और मूल्यांकन दोनों संभव है। दोनों, मापन भी संभव और मूल्यांकन भी संभव है। यह तथ्यों पर आधारित होती है। किस पे है? यह तथ्यात्मक है, आंकड़ों पर, कि भाई लड़के की लंबाई इतनी है, लड़के का शारीरिक विकास इतना हो चुका है, जबकि यह मूल्यों पर आधारित है। किस पर? मूल्यात्मक पे आधारित है। आगे मैं बात करूं मित्रों, ये केवल और केवल आपको दृश्यमान अर्थात बाह्य आवरण है, जबकि आपका विकास क्या है? ये एक आंतरिक और बाह्य दोनों आवरण को शामिल करता है। आप समझ चुके होंगे ग्रोथ क्या है और विकास क्या है। अब मित्रों मैं आपको ले चलता हूं सीधा, बिना देर किए हुए, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिएगा मित्रों, पहला ही सिद्धांत है पहला सिद्धांत है विकास सभी के लिए समान है। विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर होता है। विकास सतत होता है। विकास की गति भिन्न होती है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की तरह होता है। विकास में आपस में सह संबंध पाए जाते हैं। स्त्री पुरुष के विकास दरों में अंतर होता है। विकास की प्रवृत्ति आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होती है। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत है, या वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। और विकास की दिशा अनेक प्रकार के मित्रों सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा अब हम कर रहे हैं। पहला सिद्धांत है विकास सभी के लिए समान होता है। विकास सभी के लिए समान होता है। मित्रों आप ध्यान रखना, विकास सभी के लिए समान होने का मतलब क्या है कि समस्त मानव जाति के लिए
विकास की प्रक्रिया समान होती है। कैसे होती है रे? वो इसलिए समान होती है कि सबसे पहले मित्रों गर्भावस्था, और गर्भावस्था के बाद में शेषवावस्था, और शेषवावस्था के बाद में बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था। तो ये 4 प्रकार के हैं, 1 2 3 और 4, 4 स्टेज हैं। मानव, संपूर्ण मानव जाति के लिए, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो मंद बुद्धि वाला हो या तीव्र बुद्धि वाला हो, सभी के लिए विकास की अवस्थाएं भिन्न भिन्न नहीं होती, समान होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि विकास समान होता है। मित्रों, कोई भी बालक गर्भावस्था से सीधा बाल्यावस्था में नहीं जाएगा, गर्भावस्था के बाद में शिशु ही बनेगा, शिशु के बाद में बाल बनेगा, बालक के बाद में किशोर बनेगा, बाद में प्रौढ़ बनेगा। जबकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मित्रों, एक बालक सबसे पहले ध्यान रखना, बैठना सीखता है। बैठना सीखता है, बैठने के बाद में क्या करेगा? खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद में चलने लगता है, और चलने के बाद में बालक दौड़ता है। यही क्रम है। जहां आवाज की बात करें, बालक सबसे पहले चिल्लाता है, उसके बाद में तुतलाता है, उसके बाद में एक शब्द बोलता है, और शब्द के बाद में मित्रों एक वाक्य की रचना कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है, विकास समान होता है। क्रमबद्ध तरीके से ही बालक अपना विकास प्राप्त करता है। ऐसे नहीं है कि पहली क्लास वाले बालक को हम 5वीं क्लास में बैठा दें। क्लास में जरूर बैठा सकते हैं, लेकिन विकास की अवस्थाएं समान रूप से होती हैं, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हो, भले ही इनकी विकास की जो गति है वो भिन्न भिन्न क्यों ना हो, भले ही विकास की गति भिन्न क्यों ना हो, भले ही विकास की गति भिन्न हो, बालक में कितनी ही चाहे विकास की गति भिन्न हो, कोई बालक 2 महीने में सीखता है, कोई 4 महीने में सीख लेता है, किसी बालक के दांत 6 महीने में निकलते हैं, किसी के 8 महीने में निकलते हैं, कोई बालक 1 साल का खड़ा होने लग जाता है, कोई बालक 8 महीने का तो दौड़ने में लग जाता है। तो ये विकास की गति बेशक भिन्न हो, लेकिन विकास की अवस्थाएं समान होती हैं। दूसरा हमारा सिद्धांत है, विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर होता है। इसमें क्या होता है मित्रों, ध्यान रखना, जन्म के समय से एक बालक सामान्य क्रिया करता है। क्या करता है? सामान्य क्रिया करता है, मगर बाद में वह उन्हीं क्रियाओं को विशिष्ट करने लगता है, विशिष्ट करने लगता है। जैसे समझना यहां पर मित्रों, विशिष्ट कैसे करता है? आपने बालक को एक बोतल पकड़ाई, शुरुआत में बालक दोनों हाथों से बोतल पकड़ेगा, कुछ समय के बाद आप देखेंगे बालक एक हाथ से बोतल पकड़ना प्रारंभ कर देगा। आप देखते हैं जब बालक पहली बार खड़ा होता है तो दोनों हाथों से सहारा लेकर के खड़ा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बालक एक सहारे से पकड़ के चलता है, और कुछ समय बाद हम देखेंगे बालक दोनों हाथों का सहारा किसी का भी नहीं लेगा, स्वयं अपने पैरों के बलबूते चलने लगेगा।
बालक सबसे पहले तुतलाता है, बालक सबसे पहले क्या करेगा, तुतला रहा है, लेकिन वो समग्रता के साथ में करेगा, उसके बाद में निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक शब्द भी बोलने लगेगा। कहने का तात्पर्य बालक सबसे पहले एक सामान्य क्रिया करता है, सभी को अपना ही समझता है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा विभेदीकरण में, बालक कुछ दिनों बाद में अपनी माता और पिता को पहचानने लग जाता है, तो ये बातें सामान्य से विशिष्ट की ओर हैं। जैसे उदाहरण है, दूध की बोतल पकड़ना, किसी के सहारे के बिना चलना, अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। यह था मित्रों सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि बालक धीरे धीरे जो कार्य कर रहा है उसमें सबसे पहले सामान्य क्रिया करेगा और उसके बाद में बालक विशिष्ट क्रिया करना प्रारंभ कर देगा। तीसरा सिद्धांत है, विकास सतत होता है, विकास सतत होता है। कहने का मतलब, विकास सतत कैसे है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, विकास मित्रों जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर गति से जारी रहती है, जो निरंतर गति से जारी रहती है। यही मूल बात है मित्रों इसमें। इसका मूल आधार यह है कि जहां पर अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं, विकास का एक सिद्धांत यह भी कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो अनवरत जारी रहती है। शेष अवस्था और किशोरावस्था में यह बात हमको दिखाई देती है, लेकिन अन्य अवस्थाओं में यह विकास हमको दिखाई नहीं देता। जैसे शेषवावस्था में शेषावस्था में क्या होता है, विकास की गति तेज होती है, जबकि एक किशोरावस्था में मित्रों, किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में भी विकास की गति तेज होती है और ये हमको दिखाई देती है, लेकिन एक बात याद रखना, शेषावस्था और किशोरावस्था के अलावा आपको विकास दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक समान गति से जारी रहेगा। हो सकता है बाल्यावस्था में विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन फिर भी यह अनवरत काम जारी रहता है, चाहे रोगी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अन्य कोई हो। मित्रों, एक स्ट्रक्चर पे पड़ा हुआ रोगी है, क्या उसकी दाढ़ी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या उसके आंतरिक विकास नहीं होगा? होगा, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। चलता हूं मैं तीसरे सिद्धांत की तरफ। नंबर 4, विकास की गति भिन्न होती है। यह मूल बात है। यह बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि विकास की गति, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि विकास समान है। यह समान किसके लिए है? यह अवस्थाओं के लिए है, लेकिन अब यहां देख रहे हैं विकास समान होता है
मगर विकास की जो गति है, मगर विकास की गति भिन्न होती है। कैसे आप लोग समझेंगे? कोई बालक, 1 वर्ष का बालक दौड़ने लगता है, जबकि कोई बालक खड़ा ही होता है। कोई बालक बहुत जल्दी बोलने लगता है और कोई बालक बोलता ही नहीं है। कोई बालक अध्ययन करने में तीव्रता दिखाता है, पढ़ाई पढ़ने लगता है, एक वाक्य बोलने लगता है, एक सेंटेंस का प्रयोग करने लगता है, सार्थक शब्द बोलने लगता है, लेकिन कोई बालक नहीं बोल पाता। कोई बालक बहुत जल्दी अपने खिलौनों के साथ में मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। कोई बालक अभी तक उसे समझ ही नहीं है कि खिलौने उसके हैं किसके हैं। कोई बालक टॉयलेट की स्थिति जब बनती है तो कह देता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। कोई बालक अभी तक भी अपने कपड़ों में ही कर रहा है। कहने का मतलब उसमें क्या हो रहा है? विकास भिन्न है। जरूरी नहीं कि एक मां के 5 बेटे हो और 5 का विकास समान हो, नहीं, उसकी गति भिन्न हो सकती है। कोई बालक लंबा हो सकता है, एक बालक लंबा है, दूसरा हो सकता है वो नहीं हो। एक बालक बहुत सुंदर गाता है, दूसरा नहीं गा रहा हो। इन्हें मनोविज्ञान की भाषा में इंडिविजुअल डिफरेंस अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो यह सिद्धांत था मित्रों, विकास की गति भिन्न होती है। अगले सिद्धांत की मैं चर्चा कर रहा हूं, अब समझिएगा। विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है। मित्रों, मैं मूल बात इसमें क्या है? जब जन्म के समय बालक करता है, कब? जन्म के समय वो क्या रखता है? समग्र भाव। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ, उम्र के बढ़ने के साथ क्या होता है? विभेदीकरण होता है। अभी विभेदीकरण क्या होता है मित्रों, समझिएगा। बालक जन्म के पश्चात शब्द, ध्वनि, स्पर्श, आहट आदि से उन आदि संवेदनाओं में अंतर नहीं करता, नहीं कर पाता। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो मित्रों शब्द को पहचान लेता है, वो ध्वनि को पहचान रहा, स्पर्श को पहचानता, आहट को पहचान लेता है। और तो और छोड़ी मित्रों, शेष अवस्था में बालक हर किसी के पास में चला जाता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है वो 500 महिलाओं में भी अपनी मां को पहचान सकता है, 1000 लोगों में अपने पिता को पहचान सकता है, कई खिलौनों में से अपने खिलौने को पहचान सकता है। अभी तक जो उसके लिए समग्र भाव था, जब पूरा परिवार उसके फादर और मदर था, आज वो उम्र बढ़ने के साथ साथ मां को पहचानता है, पिता को पहचानता है, दादा को पहचानता है, और तो और अपने पिताजी के कपड़ों को भी पहचान लेता है। तो यह क्या कर रहा है बालक? बालक क्या कर रहा है? विभेदीकरण कर रहा है समग्रता के साथ। अब यह मूल बात एक है। मूल बात क्या है मित्रों? जन्म के समय बालक के विकास के पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये
एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, मगर दोस्तों कहने का मतलब कौन कौन, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक, ये जन्म के समय एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी काम करना हो तो सारे के सारे पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन मित्रों जैसे उम्र बढ़ती है, हाथ का काम हाथ करता है, शरीर का काम शरीर करता है, मानसिक विकास की बात मानसिक मन से संबंधित होती है, मन करता है। सामाजिकता की बात आती है तो सामाजिक पक्ष काम करता है। समझिएगा इस बात को। एक बालक की मां जब नजदीक में आती है तो बहुत हंसता है और हाथों का इशारा भी करने लगता है। कुछ समय बाद जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसमें एक अलग बात आएगी। मां को पहचानते ही वो मानसिक विकास कार्य करने लग जाएगा, हंसने लगेगा, उसके प्रति मुस्कुराने लगेगा, खिलौनों के देखते ही खिलौनों के पास चला जाएगा। जहां उसकी मित्र मंडली आएगी, प्रत्येक मित्र को पहचानने लगेगा। यह सामाजिक भाव पैदा होगा। कुछ समय बाद रोने का भाव, हंसने का भाव में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये इकाई के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जैसी उम्र बढ़ती है सारे के सारे अपने अपने कार्य करने लग जाते हैं। सिद्धांत अगला देखेगा मित्रों, विकास में सहसंबंध पाया जाता है। इससे आप क्या समझते हैं मित्रों? विकास में सहसंबंध की जहां पर बात आती है, व्यक्तित्व के विशेषक एक दूसरे से अनुपात में विकसित होते हैं। व्यक्तित्व के विशेषक एक दूसरे के अनुपात में विकसित होते हैं। जैसे जिस बालक का शारीरिक विकास मजबूत है तो उस बालक का मानसिक विकास भी मजबूत ही होगा। यह सहसंबंध है मित्रों। सहसंबंध की बात जहां पर आती है, एक बालक का विकास हो रहा है और विकास आपस में टच में होता है। जैसे किसी बालक का शरीर का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, जबरदस्त शरीर का विकास हुआ उसका, चाहे उसके लिए आप पोषण को मानो, चाहे आप वंश को मानो, चाहे वातावरण को मानो। तो मित्रों शारीरिक विकास जिस बालक का बढ़िया हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी बढ़िया होगा। यह सहसंबंध है। यदि कोई कुपोषण का शिकार है, किसी बालक का शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट बढ़िया नहीं हुआ तो मानसिक विकास भी उसका बढ़िया नहीं होगा। यही बात कहता है आपका सहसंबंध। विकास में सहसंबंध पाए जाते हैं। अगला इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है मित्रों, स्त्री पुरुष के विकास दरों में अंतर होता है। मित्रों स्त्री और पुरुष दोनों में डिफरेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? आप लोग देखते हैं शेषावस्था में दोनों समान होते हैं, जैसे ही बाल्यावस्था आएगी लड़का आगे होगा परिपक्व होने में। ठीक है। अब यहां पर देखना किशोरावस्था के प्रारंभ में क्या होता है? क्या होगा किशोरावस्था के प्रारंभ में मित्रों? किशोरावस्था के प्रारंभ में होगा लड़कियां परिपक्व हो जाती हैं और यहां पर मित्रों लड़के क्या होते हैं?
लड़के विकास में पीछे छूट जाते हैं। बालक क्या होता है, यहां पर आप देखा कि शेष अवस्था में दोनों समान होंगे। समान कौन होगा? लड़का और लड़कियां। इसके माध्यम से आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये है लड़का और ये है लड़की। ये आपका शैशवकाल, ये है बाल्यकाल, ये है पूर्व किशोरावस्था और दूसरी है उत्तर किशोरावस्था। यहां पर देखने का प्रयत्न करना मित्रों, जहां पर बात लड़के की आ रही है, यहां पर दोनों में ही क्या होंगे? इसमें समान। शेष अवस्था में क्या हो रहे हैं? दोनों समान होंगे। चलता हूं मैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में लड़के आगे होंगे, लड़कियां पीछे होंगी। ठीक है ना? अब जैसे ही पूर्व किशोरावस्था आती है, लड़कियां अचानक परिपक्व हो जाती हैं। उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास भी होने लगता है और यही दौर है। इसी समय उन महिलाओं की, लड़कियों की मासिक धर्म प्रारंभ होता है, जिससे उनकी लंबाई यहीं तक रुक जाती है। तो मैं ये कहूं, लड़कियां यहां पर, लड़के तो होंगे पीछे और लड़कियां होंगी आगे। लड़कियां आगे हो जाएंगी। जैसे ही उत्तर किशोरावस्था आएगी मित्रों, फिर लड़के यहां पर आगे होंगी और लड़कियां पीछे हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि विकास की दरों में लड़के और लड़कियों में अंतर होता है। यहां पर रजोदर्शन की बात होती है, यहां पर बालिकाओं की परिपक्व अवस्था की बात होती है। मित्रों, पूर्व किशोरावस्था में लड़कियां जहां रसोई को संभालने लग जाती हैं, लड़कों की उम्र खेल के मैदान में व्यतीत होती है। जहां लड़के को अभी पूरी समझ नहीं है, लड़कियां वहीं पूरी समझ लेने में लग जाती हैं। इस उम्र में आते आते लड़कियों में सबसे पहले यौन परिपक्वता होती है और लड़कियां सबसे पहले परिपक्व होती हैं, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र में हो या मानसिक क्षेत्र में। जबकि लड़कों का यौन विकास कुछ समय बाद में होता है। उनका सामाजिक विकास भी और नैतिक विकास तथा मानसिक विकास भी देर से ही होता है मित्रों। तो यह था विकास की दरों में अंतर, शेषमय विकास के सिद्धांतों की चर्चा अगली क्लास में करूंगा मित्रों। मिलता हूं मैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।